वेरियस अप्रोचेस ऑफ बिजनेस एथिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस एथिक में सब लोगों ने अपने अपने अप्रोचेस दिए। अप्रोचेस का मतलब होता है कि हर एक के दृष्टिकोण से अपना अपना विचार रहता है। मतलब देखिए हर एक का नज़रिया अपना अपना होता है, राइट। मैं जो चीज़ आपको बता रही हूँ मेरे नज़रियों से ये चीज़ अलग है, राइट। आप देखेंगे आपके नज़रियों से अलग होगा। तो अप्रोचेस मतलब कि दृष्टिकोण, तो बहुत सारे ऐसे दृष्टिकोण है बिजनेस एथिक के, तो देखते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एथिकल जो बिजनेस एथिक होता है ना। तो एथिकल थ्योरी कब अराइज होती है? तो एथिक थ्योरी देखा जाए तो वो तभी अराइज होती है जब कोई प्रॉब्लम होती है। जब प्रॉब्लम अलग अलग तरीके की होती हैं उसी के हिसाब से एथिकल थ्योरी बनती हैं, राइट। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर कुछ एथिकल प्रिंसिपल बनाते हैं और उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। तो एथिकल प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है एथिकल थियोरी। तो दो टाइप के थियोरी यहाँ पे दिए गए हैं और बहुत सारे थियोरीज हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला थियोरी बोलता है डियोंटोलॉजिकल थियोरी, जिसे फोकस मोर इन ड्यूटी। डियोंटोलॉजिकल थियोरी फोकस किया गया है ड्यूटी के ऊपर, कर्तव्यों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। टेयोलॉजिकल थियोरी एम्फेसिस ऑन कॉन्सिक्वेंसेस। और जो टेयोलॉजिकल थियोरी है वो जो हमारा रिजल्ट आया है, जो परिणाम आया है, उस पर फोकस किया है। डियोंटोलॉजिकल थियोरी हमें हमको बताया जाता है कि हम जो भी एक्शन कर रहे हैं, राइट। तो जो भी एक्शन हो रहे हैं उन सभी एक्शंस में जज किया जाता है कि वो जो एक्शन हुए हैं एथिकल वे में हुए हैं या अनएथिकल वे में हुए हैं। तो ड्यूटी के हिसाब से, बेस्ड ऑन ड्यूटी, कि इसने एथिकल वे में किया है कि अनएथिकल वे में किया है, इसने जो भी काम किया उस टाइम पे इसका इंटेंशन क्या था, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो देखा जाए तो डियोंटोलॉजिकल जो थ्योरी है, ये डियोंटोलॉजिकल का मीनिंग समझते हैं। डियोंटोलॉजिकल तो इसका मीनिंग होता है ऑब्लिगेशन या फिर ड्यूटी। इसके दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा डियोंटोलॉजिकल मतलब ऑब्लिगेशन या फिर ड्यूटी। तो यहाँ पे हमारी ऑब्लिगेशन क्या है, हमारी बाध्यता क्या है? तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि जो ये थे, क्या नाम था इनका, कांट, है ना, कांट थे। तो इमैनुअल कांट थे। तो कांट की थ्योरी ऐसा बोलती है कि आपको ना इन ह्यूमैनिटी को फॉलो करना है, मानवता को फॉलो करना है, ह्यूमैनिटी को फॉलो करिए। और ह्यूमैनिटी में उन्होंने कहा कि जो आप अपने लिए चाहते हैं, राइट, वैसे ही सामने वाले को भी सोचो, सामने वाले के अंदर भी इंसानियत है। तो यूनिक कैपेसिटी, रैशनली आप सोचिए, इस तरीके से कांट ने कहा। कांट ने कहा कि आप इंसानियत को फॉलो करिए, मानवता को फॉलो करिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये मानवता को अगर हम फॉलो करते हैं तो इमोरल वर्क हम कभी भी नहीं करेंगे। जो भी इमोरल वर्क होते हैं, इमोरल मतलब होता है जो भी गलत चीज़ें, और मॉरल मतलब होता है सही चीज़ें, अच्छी चीज़ें जिसमें से सीख लेनी होती है, जिससे सबका भी अच्छा होता है, हर एक इंसान का अच्छा हो जाता है, राइट। तो ह्यूमैनिटी को देख के हमको काम करना चाहिए जिससे कि मोरल थ्योरी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा भी है कि उनकी थ्योरी में बताया गया कि हिज मोरल थ्योरी इज बेस्ड ऑन हिज व्यू ऑफ द ह्यूमन बींग। इन्होंने अपनी मोरल थ्योरी, जो इन्होंने कांट की थ्योरी है, इन्होंने ह्यूमन बींग को ध्यान में रखकर बनाया। उन्होंने कहा कि एज हैविंग यूनिक कैपेसिटी फॉर रैशनलिटी, जो भी इंसान है उस पर एक यूनिक कैपेसिटी होनी चाहिए रैशनलिटी की। इसका मतलब होता है कि उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि भाई सोच समझ के करे, है ना, क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो कर रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ बोली कि उन्होंने कहा, कांट कहते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो ह्यूमैनिटी के हिसाब से काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एक रीज़न है। दो रीज़न क्या है? पहला तो है लालच। लालच कैसा? तो देखो क्या होता है, कोई कोई कहता है कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा, जाओ ये
करके लाओ, है ना, कोई भी काम दे सकते हैं। या फिर कोई बोलेगा मैं तुझे इतना पैसा देता हूँ, तू उसके गाड़ी का है ना जो गाड़ी की टायर है उसका हवा निकाल के आ, है ना, तो वो सोचेगा हवा ही तो निकालनी है, जाता हूँ मैं निकाल के आता हूँ। या फिर कोई कहेगा कि मैं तुझे इतना पैसा देता हूँ, तू उस इंसान का ना पर्स चोरी करके ले आ। तो मतलब लालच, लालच दिखाकर कोई भी काम एक इंसान से दूसरे इंसान को मतलब करवाया जा रहा है दूसरे इंसान के लिए। तो मतलब एक एक पर्सन दूसरे पर्सन से ये काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि इंसान अपनी इंसानियत खोने लगता है, उसका रीज़न होता है लालच। वो अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो गया है पैसों की वजह से। तो ये एक इंसानियत को ख़त्म करता है, मानवता को ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो उन्होंने बोला कि इसको आप मत करो। दूसरा एक रीज़न और उन्होंने बताया कि फियर, डर। क्या होता है, इंसान कभी कभी डर की वजह से भी अपनी मानवता को खोने लगता है, अपनी ह्यूमैनिटी को खोने लगता है। जैसे कि उसको डर रहता है, जैसे कि कोई मान लो कोई भी हो सकता है, गले में चाकू रख दिया किसी ने और बोला और उसकी लड़की को ले गए मान लो। तो अभी कोई भी गुंडे लोग आए, चाकू रखा, किसी की लड़की बेटी को ले गए, तो उस वक्त उस बाप को क्या करना चाहिए था? वो भी एक इंसान है, तो उसको क्या एक्शन लेना चाहिए था? क्या अपनी जान बचाए, क्योंकि चाकू उसने रखा है गले पे, कि अपनी बेटी को बचाए? तो उस टाइम पे उसको क्या एक्शन लेना चाहिए था? तो इसमें अभी देखिए, हमको हर एक थ्योरी बताती है कि एक इंसान को किस वक्त कैसे एक्शन लेने चाहिए। सिचुएशन जब होगी तो उस वक्त आपको किस तरीके के एक्शन लेने चाहिए। तो ऐसे टाइम पे एक रैशनैलिटी, एक इंसानियत होती है इंसान में, राइट है। तो इंसान को कौन से निर्णय लेने चाहिए, किस वक्त लेने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो डियोंटोलॉजिकल थ्योरी में जो कांट थे उन्होंने बोला कि लोग ह्यूमैनिटी को फॉलो नहीं करते, इसीलिए इमोरल वे में काम करने लगते हैं, अनएथिकल वे में काम करने लगते हैं। इसीलिए सभी इंसानों को चाहिए, सबको चाहिए कि वो ह्यूमैनिटी को फॉलो करें, मानवता को फॉलो करें। और यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई, कांट कहते हैं कि किसी को कठपुतली बनाकर उससे काम करवाना, है ना, वर्क करवाना, ये सही नहीं है, वो इंसानियत को ख़त्म करता है। इसलिए इन सारी चीज़ों से हमको दूर रहना चाहिए। तो सिंपल है, कांट ने हमें क्या सिखाया कि इंसान जो है वो अपनी इंसानियत बेचने लगता है लालच और डर की वजह से। और कांट कहते हैं कि एथिकल वे में जिसे चलना है, उसे जिसे मोरल वे में चलना है, जिसे खुशियाँ चाहिए जीवन में, तो उसे इंसानियत को फॉलो करते रहने चाहिए, मानवता को फॉलो करना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। तो उन्होंने कहा है कि ड्यूटी हमारी जो है, ह्यूमैनिटी की जो ड्यूटी होती है इन ह्यूमन बीइंग की, हमें उसको फॉलो करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे उन्होंने एक गोल्डन रूल दिया, डू अनटू अदर, करो किसके लिए करो? डू अनटू अदर, दूसरों के लिए करो, एज यू वुड हैव देम। और इससे क्या होगा? डू अनटू यू, जब तुम दूसरों के लिए करोगे तो तुम्हारे लिए भी वो अच्छा हो जाएगा। तो मतलब इंसानियत का काम करना है, जिससे कि इंसानियत का अच्छा हो, ह्यूमन बीइंग का अच्छा हो, मानवता का अच्छा हो। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे कांट थ्योरी में बताया गया कि हमें एक्शन कैसे लेने हैं। सिंपल। आई होप कि आपको कांट थ्योरी समझ में आई होगी। नेक्स्ट है टेलीलॉजिकल थ्योरी। टेलीलॉजिकल थ्योरी, जो टेलीलॉजी है ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। टेलो का मतलब होता है एंड या फिर पर्पस। इस थ्योरी में हमको बताया जाता है कि परिणाम देखना है कि अल्टीमेटली आपका परिणाम एथिक वे में आ रहा है कि नहीं, आपका जो रिजल्ट है वो एथिक वे में आ रहा है या नहीं आ रहा। एथिक वे में आपका रिजल्ट आना चाहिए। तो टेलीलॉजिकल थ्योरी जो है यहाँ पे बताता है कि आपका पर्पस होना चाहिए और उस पर्पस के अकॉर्डिंग आपके एक्शन होने चाहिए, राइट। तो जो एक सही इंसान है वो सही तरीके का एक्शन लेगा। तो जैसे कि आपका अगर उद्देश्य आपको पता है तभी तो आप मैनेजमेंट कर पाएंगे, तभी तो आप आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से मैनेजमेंट बनाएंगे अपने बिजनेस में। इसीलिए यहाँ पे टेलीलॉजिकल थ्योरी इम्पॉर्टेंट बन जाती है बिजनेस पर्पस से,
क्योंकि यहाँ पे हमें परिणाम देखने होते हैं, रिजल्ट देखना होता है, और वो रिजल्ट हमें बिजनेस एथिक लीड करता है, बताता है कि स्टेक होल्डर जितने भी हैं, है ना, तो कोई भी बिजनेस में जब डिसीजन लेते हैं तो अपने मैनेजमेंट को इंक्लूड करना, स्टाफ को, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, कस्टमर, शेयर होल्डर, सभी, कंट्री, ह्यूमैनिटी एंड एनवायरनमेंट, इंसानियत, और हमारा जो वातावरण है। तो जब भी बिजनेस करें तो इन सारी चीज़ों को ख्याल में रखते हुए कि भाई इन सब का भी अच्छा होना चाहिए, इंसानियत का अच्छा होना चाहिए, एनवायरनमेंट का अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें सोचकर टेलीलॉजिकल थ्योरी करनी होती है, राइट। तो टेलीलॉजिकल थ्योरी का मतलब ही यही होता है कि परिणाम जो भी आप करें उसका परिणाम अच्छा होना चाहिए। यूटिलिटेरियन अप्रोच, इसका मतलब क्या होता है? यूटिलिटेरियन अप्रोच में आपको बताया जाता है कि आपको भला का काम करना है, वेलफेयर करना है, भलाई करना है। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता, राइट। तो एक अभी हर एक की अपनी अपनी उपयोगिता होती है, अपना अपना होता है। तो क्या होता है कि हर एक अपना अपना, तो यूटिलिटेरियन थ्योरी आपको बोल रहा है कि आपको जो यूजफुल लगता है, राइट, जो उपयोगी लगता है, जो चीज, ये किसने बताया था? तो बेंथेम ने बताया, जेरमाय बेंथेम, इन्होंने बताया कि जो भी आपको यूजफुल लगता है उसमें आप क्या करो, जो चीज उपयोगी है, जो चीज़ यूजफुल है उस चीज़ को करना है। तो यूटिलिटेरियन थ्योरी जो है वो बिजनेस में हमको बहुत गाइड करती है, और बहुत फोकस होता है यहाँ पे बिहेवियर का, कि भाई बिहेवियर आपका कैसा है और उस बिहेवियर का रिजल्ट आपको क्या आने वाला है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि यूटिलिटेरियन मतलब, यूटिलिटी मतलब उपयोगिता। तो यहाँ पे अगर हर कोई अपना अपना यूजफुल, मेरे को ये यूजफुल है तो मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे बिहेव करूँगा, अगर हर कोई अपने अपने तरीके से करने लगेगा तो टक्कर हो जाएगी, है ना, बराबर चल नहीं पाएगी सोसाइटी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हर इंसान जो है, हर इंसान का नेचर है, स्वभाव है, उसको प्लेजर और पेन दोनों भगवान ने दिए हुए हैं। उसका जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, उसको दोनों, हर एक इंसान को दो चीज़ दी गई हैं, प्लेजर और पेन। प्लेजर मतलब खुशियाँ, उसको आनंद, खुशी जहाँ मिलती है वो इंसान वहीं जाता है, और पेन, उस इंसान को दर्द भी मिलता है, पेन भी मिलता है, राइट। तो देखो जैसे लग जाता है अपने को तो पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, और अगर हमने कुछ अच्छा देखा या फिर, तो हमको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, राइट। तो हर एक इंसान को ये गॉड गिफ्टेड है ये दोनों चीज़ें। तो अभी क्या होता है, ह्यूमन बीइंग का नेचर ही है प्लेजर और पेन। तो अभी सभी को क्या चाहिए रहता है? पेन किसी को चाहिए क्या? नहीं, किसी को दर्द दुख नहीं चाहिए रहता, सबको प्लेजर चाहिए रहता है। तो हर इंसान प्लेजर के पीछे दौड़ता है, राइट। वो तो हर एक चीज़ में वो अपनी खुशियाँ ढूंढता है, जहाँ पे भी उसको प्लेजर मिलता है, जितने टाइम के लिए मिलता है वो उसी में टिकने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, बेंथेन बोलते हैं कि एक काम करिए, ऐसे में अगर हर एक अपना यूजफुल वे में चलेगा, पूरी सोसाइटी अगर ऐसे चलेगी कि मुझे यूटिलिटी है, मेरे को इतना उपयोगी है मेरा, तो हर एक का अपना अपना स्वार्थ यहाँ पे निकल के आ रहा है, राइट। तो ऐसे में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू अलग हैं। तो आप ऐसे एक्शन करिए, ऐसा काम करिए जिससे कि सबको भी प्लेजर मिले, आपको भी प्लेजर मिल जाए और सबको भी प्लेजर मिल जाए, आपको भी खुशी मिल जाए और सबको भी खुशी मिल जाए, राइट। तो ऐसा करो कि सबकी प्लेजर हो जाए, ईच इज काउंट एज वन, नेदर मोर देन लेस देन वन, हर एक को मिल जाए खुशी। द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर। तो सिंपल इसका मीनिंग यही है कि आपके जो बिहेवियर हैं, जो रिजल्ट हैं, तो उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है ना, सबको प्लेजर चाहिए, तो आपके काम में प्लेजर होना चाहिए। तो बिजनेस गाइड में यूटिलिटेरियन अप्रोच फोकस किया जाता है बिहेवियर में और रिजल्ट में, कि आपके बिहेवियर क्या हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, एफिशिएंसी जो भी है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, जितना भी रिसोर्सेज आपके पास है, लेकिन आपको करना ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा
प्रॉफिट हो। तो जो ये यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच है, इसके हिसाब से कि सबको, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो परिणाम हैं, जो रिजल्ट है, वो सबके लिए फेवरेबल होने चाहिए और सबका अपना अपना बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, यही यहाँ पे देखा जा रहा है। फंडामेंटल फीचर अगर देखा जाए यूटिलिटेरियनिज्म का, तो इसका मेन मोटो ही है मैक्सिमाइज यूटिलिटी। मैक्सिमाइज यूटिलिटी मतलब सबको अगर प्लेजर मिलेगी, सबको अपना अपना उपयोग करना आएगा, सबको यूटिलिटी मिलेगी, सबको उपयोगिता होगी, राइट। तो इसका मीनिंग यही है, राइट। द पॉलिसी विच प्रोड्यूस ग्रेटेस्ट नेट बेनिफिट एट लोवेस्ट नेट कॉस्ट, कि कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट करके लेना, यही सही चीज़ होती है। तो यहाँ पे बोला गया कि कोई भी बेस्ट वे टू एनालाइज एनी डिसीजन, कोई भी निर्णय लेते वक्त इंक्लूडिंग अ बिजनेस डिसीजन, जब आप बिजनेस डिसीजन लेते हैं तो इज बाय डूइंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि आप क्या करो कि कॉस्ट, आपका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो कि पापा कितना बेनिफिट अपने को हो सकता है और हम सबको भी हो सकता है। अब और एक चीज़ है वर्च्यू थ्योरी। तो पहली थ्योरी डियोंटोलॉजिकल थ्योरी हमने देखा। डियोंटोलॉजिकल थ्योरी में हमको बताया गया कि इंसानियत को, मानवता को फॉलो करो। टेलीलॉजिकल थ्योरी में हमको बताया गया कि अपना उद्देश्य बनाओ और उस उद्देश्य पे करने के लिए आप देखो परिणाम जो होंगे वो एथिकल वे में ही आएंगे। वैसे भी परिणाम कैसे भी हों, गुड हो बैड हो, लेकिन जो परिणाम है ना, आप अगर राइट पर्सन सही एक्शन करेगा तो ऑफकोर्स रिजल्ट भी सही ही आएगा। तो कॉन्सिक्वेंसेस थ्योरी बन जाती है टेयोलॉजिकल थ्योरी, राइट। फिर है यूटिलिटेरियन अप्रोच। यूटिलिटेरियन अप्रोच में बेंथम ने हमें बताया कि हमको ऐसे अप्रोच करनी है, ऐसा हमको फोकस करना है बिहेवियर में और रिजल्ट में। सिंपल मतलब कि हम एक्शन हमारे अपने आप सही हो जाएंगे अगर हमारा बिहेवियर अच्छा है तो। और यहाँ पे वर्च्यू थ्योरी में हमें क्या सीखने को मिलेगा कि वर्च्यू थ्योरी हमको, एक तो ये बहुत ही पुराना कंसेप्ट है वर्च्यू थ्योरी। वर्च्यू का मतलब होता है कि सद्गुण, मतलब अच्छे विचार वाले। तो सभी बहुत 322 BC में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे फिलोसोफर आए जो अपने अपने थ्योरी बता रहे थे, अपने अपने व्यू बता रहे थे। तो वर्च्यू थ्योरी में उन्होंने बताया कि देयर आर वैरायटी ऑफ थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो वर्च्यू थ्योरी के बारे में जब इन्होंने कहा कि एरिस्टॉटल ने हमको बताया कि हमको कैसे, हाउ टू लिव गुड लाइफ, अच्छी जीवन कैसे जीना चाहिए, अच्छा जीवन कैसे जीना चाहिए, हाउ टू बी गुड पर्सन, और एक अच्छा इंसान कैसे बनना चाहिए। तो वर्च्यू थ्योरी का एम ही यही है, टू ऑफर एन अकाउंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वन मस्ट हैव टू बी कंसिडर वर्चुअस, कि सबको पता होना चाहिए कि हर एक अच्छा इंसान कैसा होता है, उसको अपने जीवन कैसा जीना चाहिए। तो वर्चुअस थ्योरी हमें यही बताता है, उसके फीचर के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में बताता है कि एक वर्चुअस, एक सद्गुण इंसान का कैसा लाइफ होना चाहिए। एरिस्टॉटल के हिसाब से उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि सक्सेसफुल और गुड लाइफ के लिए जितने भी वर्चुअस पीपल हैं, इन हिज वर्ड, वर्चुअस इज अ कैरेक्टर ट्रेट दैट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन हैबिचुअल एक्शन। वर्चुअल जो है एक सद्गुण, एक अच्छा विचार, जो जिसे हम बोलते हैं अच्छाई, वर्चुअल मतलब अच्छाई। तो वर्चुअल का मतलब आप ये भी बोल सकते हैं बिहेवियर विच शो हाई मोरल स्टैंडर्ड, ऐसे बिहेव करना जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हाई मोरल स्टैंडर्ड हो, तो ऐसा शो करना, उसे हम वर्चुअस बोलते हैं। ठीक है, तो वर्चुअस में फियरलेस होता है, मतलब बिना डर नहीं रहता, वहाँ पे किसी चीज़ की डर नहीं होता, बिंदास जीना बिना डर के, है ना। और हमारे जो एक्शन हैं, जो भी एक्शन होंगे वो अच्छे होंगे, अच्छा ही एक्शन होगा। तो एरिस्टॉटल ने दो तरीके से उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से वर्चुअल थ्योरी दो तरीके से हो सकती है, एक तो इंटेलेक्चुअल वर्चुअल, दूसरा मोरल वर्चुअल।
इसका मतलब क्या होता है, इंटेलेक्चुअल वर्चू मतलब बौद्धिक, मतलब बुद्धि का हमारा विकास जितना हो। कई लोग बुद्धि के वे में सोचते हैं, तो इसमें बुद्धि के में इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि रिजल्ट जो है हैप्पीनेस का होता है। तो कई लोग, कई फिलोसोफर और बहुत ही कम लोग होते हैं जो इंटेलेक्चुअल वर्चर्स के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि उनका एम होता है हैप्पीनेस, जो कि उनको, वो लोग ऐसा हैप्पीनेस ढूंढते हैं जो परमानेंट हो, जो टेम्पररी ना हो। हम ह्यूमन बीइंग की लाइफ में जो भी चीज़ें हम लोग फाइंड करते हैं नेचुरली वो टेम्पररी होती हैं, बिकॉज एक न एक दिन वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, राइट। तो जो इंटेलेक्चुअल वाले होते हैं उनको परमानेंट चाहिए होता है। दूसरा होता है मोरल वर्चर। मोरल वर्चर में उन्होंने गाइड किया कि पीपल हु आर गुड विल डू द गुड एनी थिंग्स। जो लोग सही इंसान हैं, वो जो मोरल वाले हैं, मोरल वर्चू, तो वो ऐसे इंसान होते हैं कि कहीं पे भी उनको रख दो, कोई भी सिचुएशन में वो हमेशा खुशी रहेंगे और वो हमेशा अच्छा ही काम करेंगे, राइट। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली जा रही है कि इन्होंने वर्चू के बारे में बताया। एग्जाम्पल यहाँ इन्होंने दिया है, हॉनेस्टी डज नॉट इम्प्लाई टेलिंग द ट्रूथ। ईमानदारी का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा सही बोलें। वंस बट हैज़ टू द ट्रेट ऑफ अ पर्सन हु टेल द ट्रूथ जनरल प्रैक्टिस। लेकिन जो इंसान सही है वो तो अक्सर सही ही बोलेगा। Thus we can define virtue as a trait of character that is essential for leading successful life. अब एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए किस तरीके से बिहेव करना होता है उसको, तो एरिस्टोटल बताते हैं कि जो एरिस्टोटल थे उन्होंने बताया कि आपको प्राइड एंड शेम टू बी वर्चू ऑन ग्राउंड दैट वी शुड बी प्राउड अवर अकम्प्लिशमेंट एंड अशेम अवर फेलिंग्स. Virtues should contribute idea of good light. They are not merely mean happiness but are constituent of it. तो सिंपल है, इनका कहना यही है कि आप अपनी लाइफ में मोरल वे में जिए। इनका मतलब ये है, एरिस्टोटल कहते हैं कि अति नहीं करनी है लाइफ में। जैसे कि मान लो आप टीवी देखते हैं, आप खाते हैं, तो कोई भी काम, जब कोई भी चीज़ आप करते हैं तो उसमें अति नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। तो उसमें बोला गया कि एग्जिस्ट नहीं होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप कोई भी करो, मीडियम करो, राइट। खाना खा रहे हो तो ऐसा नहीं कि खाना अच्छा है तो भर एकदम खाते जाओ, नहीं, आपको मीडियम रखना है। आप कोई भी काम करते हो, सारी चीज़ों को बैलेंस में करके चलो, मीडियम करके चलो, उससे ही एक अच्छी लाइफ बन सकती है। क्योंकि अगर आप मान लो एग्जाम्पल, अगर आप ज़्यादा खाते हो, अति कर देते हो, तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि डिसीज़ बनने लगेंगी, पेट में गैस है, विकार है, तो चीज़ें हो जाएंगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर आप अति करते हो तो आपको नुकसान हो सकता है। तो अच्छी लाइफ के लिए यही रहेगा कि आप बैलेंस में चलें, मीडियम यूज करें। कोई भी चीज़ लाइफ में, कोई भी एक्शन करते हैं, कोई भी चीज़ आप जिसमें ढूंढ रहे हैं हैप्पीनेस, तो उसमें सारी चीज़ों में आपको मीडियम वे में ही चलना है, अति नहीं करनी है। एक अच्छी लाइफ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न वर्चू थ्योरी में भी बताया गया। मॉडर्न वर्चू थ्योरी में जैसे कि कांट ने बताया था हमें, और साथ ही साथ यूटिलिटरिज्म जो बेंथेन थे उन्होंने बताया। अब कांट की थ्योरी में उन्होंने कहा था कि मानवता को ध्यान दो, मानवता को फॉलो करो, ह्यूमैनिटी को फॉलो करो। और यूटिलिटेरियन में उन्होंने बताया था, यूटिलिटेरियन में का कहना था कि भाई सबके अपने अपने ऐसा काम करो जिससे कि सबको प्लेजर मिल जाए। अगर सबको मिलेगा तो आपको भी प्लेजर मिलेगा, खुशी मिलेगी। तो काम हमारे मतलब कि परिणाम के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, राइट। तो ये जो दोनों थ्योरी हैं, कांट और यूटिलिज्म, तो मॉडर्न वर्चू थ्योरी क्यों आई? क्योंकि 1958 में ये थ्योरी आई और उसका टाइटल ये था मॉडर्न मोरल फिलोसॉफी। ये एलिजाबेथ एंसोकॉम्बे के द्वारा लाई गई। इन्होंने आर्ग्यू किया, कहा इन्होंने कि व्हाट वी अंडरस्टैंड एज अ मॉरल ऑब्लिगेशन, हम मॉरल ऑब्लिगेशन कैसे समझें, व्हाट वी ऑट टू डू, हमें क्या हमें करना चाहिए
इज एन ऑब्लिगेशन टू गॉड, क्या हमें भगवान के लिए अपने कर्तव्यों को पालन करना चाहिए? इन हर व्यू दिस आइडिया इज कंसिडर आउटडेटेड बाय फिलोसोफर इन मॉडर्न वर्ल्ड। और इनका जो ये क्वेश्चन था, ये जो आइडिया था, तो सभी के लिए एक आश्चर्यजनक था, एंड इसीलिए इट शुड बी रिप्लेस विथ एथिक कंसंट्रेट ऑन वर्च्यू फिलोसॉफी ऑफ साइकोलॉजी। तो ज़्यादा इस पे जोर देते हुए इन्होंने बताया, जो एलिजाबेथ एंड कॉम्बे थी, ये विश्वास करती थी किस चीज़ों में? इनका कहना था कि जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो जैसे कि भाई हमको ये चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत है ना, तो जो चीज़ जो हमें ज़रूरत है उसको डिस्कार्ड कर दो, जो हमें चाहिए उसको डिस्कार्ड कर दो, उसको मत लो। And by emphatic, she is referring to modern moral philosopher using ought as meaning obligate or it bound, कि जो हमें चाहिए हम बोल रहे हैं वही चीज़ हमको बांध रही है। एंड उनका कहना था, वो मानती थी ऐसा, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर वर्च्यू एथिक्स, ये एक प्रॉब्लम नहीं है कि वो चीज़ हमें बांध रही है। तो व्हेन शी यूजेस टर्म ought, चाहिए, फॉर वर्च्यू एथिक्स, शी इज नॉट रेफरिंग टू वन हु इज लीगली बाउंड। वो ये कह रही है कि ये चीज़ें बोल रही हैं कि हमें बांधती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाहिए, मतलब कि हमको वो बांधना का मतलब यहाँ पे ये बोला गया कि ये लीगली नहीं है आपको कि बांध रही है। एंड ऑब्लिगेटेड टू डू सच एन एक्ट, लेकिन एक्ट में भी ये नहीं है कि हमको कोई बांध रहा है, रोक रहा है कि हम नहीं करेंगे काम, ऐसा नहीं है। वन शुड परफॉर्म सच एक्ट बिकॉज इट जस्ट। उनका कहना है कि आप कोई भी एक्ट करो, बस कर दो, सिर्फ कर दो। However, one should not perform act because it is right or wrong, since we should no longer ask whether doing something was wrong. हम ये नहीं कर सकते कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो wrong है, right है। तो इससे बेटर है कि हमको एक्ट जो हम कर रहे हैं right है, wrong है, ये तो हमें पता ही नहीं चलता। तो we should no longer ask, हमको तो ये कहना ही नहीं चाहिए, पूछना ही नहीं चाहिए कि whether doing something was wrong. We should ask whether it was unjust. हमें ये कहना चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई ये अनजस्ट है। मतलब यहाँ पे इन्होंने जोर दिया है जस्ट के ऊपर, कि जस्टिस क्या है, मतलब कि सही तरीके से हमें क्या करना चाहिए जिससे कि सबके लिए अच्छा हो। तो ये चीज़ जो है इन्होंने जो कही है, ये हम अपने बिजनेस में कैसे इम्प्लीमेंट करें इस चीज़ को, और एवरीडे लाइफ में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो देखो सिंपल है, यहाँ पे हम लोग इतना नहीं कर सकते, बिकॉज कि बिजनेस विल रिक्वायर डिटरमाइन एंड एट विच बिजनेस एक्टिविटी एम। हमारे बिजनेस को चाहिए कि हमारा जो एम है एक्टिविटी का, है ना, हमको उसी के हिसाब से करना होता है। मान लो कई जगह में हॉनेस्टी जरूरी नहीं होती, इन्होंने ये भी कह दिया है कि हर जगह ईमानदारी जरूरी नहीं होती है, ना ही इतनी नेसेसरी होती है लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी जोर देते हुए अलग अलग तरीके से बोला है, क्योंकि इनका कहना है कि फिर इस तरीके से तो हमें चीज़ें बांध देती हैं, लीगली नहीं लेकिन ऐसे रियलाइज होता है। तो एलिजाबेथ, इनका ये कहना था। अब आगे चलते हैं जस्टिस थ्योरी। तो जस्टिस थ्योरी में इन्होंने क्या कहा? जस्टिस थ्योरी मतलब होता है जस्ट अप्रोच, ऑल्सो नोन एज फेयरनेस अप्रोच। जस्टिस मतलब कि पूरी तरीके से साफ, फेयर, पूरी तरीके से साफ। और फिलोसोफर जो थे उन्होंने क्या कहा, ग्रीक के जो फिलोसोफर थे उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ है, टू द आइडिया दैट ऑल इक्वल शुड बी ट्रीट इक्वली, जितने भी लोग हैं, है ना, सबको ट्रीट करना चाहिए इक्वली, जितने भी इक्वल लोग हैं। एंड इट्स ऑल इक्वल नॉट एट ऑल पर्सन, यहाँ पे सारे पर्सन की बात नहीं की जा रही है। ऑल इक्वल का मतलब ये नहीं होता कि सारे पर्सन। जस्टिस डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सिक्वेंसेज, जो न्याय होता है, जो जस्टिस होती है, वो परिणाम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इट डिपेंड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल, इक्विटी के सिद्धांत के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जॉन रॉल्स थे, इन्होंने कहा कि अमेरिका जो फिलोसोफर थे, ये अमेरिकन फिलोसोफर थे, objected to utilitarianism as it does not give adequate attention the way in which utility is distributed among the different individual. John Rowell developed a theory of justice. जो रॉल थे ये कहते हैं, हमने यूटिलिटेरिज्म थ्योरी देखी, वहाँ पे उन्होंने क्या कहा था
कि यूटिलिटी, बेंथेन ने क्या कहा था कि यूटिलिटी को आप फॉलो करो, सबको अपना अपना उपयोगिता मिलना चाहिए, तो इसलिए सबको प्लेजर हो ऐसा काम करना चाहिए। तो जॉन बोलते हैं कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि और इसीलिए उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस लेकर आ गए। थ्योरी ऑफ जस्टिस में यहाँ पे बताया गया कि ये जो थ्योरी है डिफरेंट कंसेप्शन जस्टिस ऑफ फेयरनेस, कि सबको फेयरनेस मिलनी चाहिए। ही होल्ड दैट एडक्वेट अकाउंट ऑफ जस्टिस कैन नॉट डिराइव फ्रॉम यूटिलिज्म, भरपूर हमको न्याय एक यूटिलिटिज्म से नहीं मिल सकता है, बिकॉज डॉक्ट्रिन इज कंसिडर्ड इंटेंटली अनडिजायरेबल फॉर्म गवर्नमेंट इन विच ग्रेटर हैप्पीनेस ऑफ मेजोरिटी इज अचीव बाय नेग्लेक्टिंग राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। यहाँ पे सबके इंटरेस्ट की बात की गई है इन्होंने, और इन्होंने कहा है कि हर कोई उसके अधिकारी है भी या नहीं ये भी तो देख लो। सबको आप प्लेजर देने चल गए, लेकिन वो उसके अधिकारी है या नहीं है ये भी देख लो। तो इन्होंने काफ़ी आर्ग्यूमेंट दिया, और इन्होंने कहा कि हमको रैशनल जो एक इंडिविजुअल है ना, तो सिचुएशन जैसी है उसके हिसाब से उसको करना चाहिए, देना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ चूजन आर फेयर। तो रोल इमेजिन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु हैव बीन मेड इग्नोरेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम विच दे कम एज वेल एज बेसिक वैल्यू goal including conception of what constitute good life situated behind this veil of ignorance they could not be influenced the self-interest desire to benefit some social group। तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा कि आप जो सबको फेयर प्लेजर दे रहे हैं, हैप्पीनेस देने की बात कर रहे हैं, जो यूटिलिटेरियनिज्म में हमने देखा, तो ये कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो अपने कर्मों अनुसार जो बैड थिंग करते हैं और इग्नोर करते हैं और गुड लाइफ चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी का ही बराबर काम नहीं करते, बराबर नहीं करते, अच्छा नहीं करते। तो ऐसे लोगों को तो नहीं मिलना चाहिए हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस उसी को देनी चाहिए, प्लेजर उसी को मिलनी चाहिए जो उसके काबिल हो, जो चीज़ों के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोचता हो। तो यही चीज़ उन्होंने बोली है, राइट। तो रॉल का कहना है कि कैरेक्टराइज इट एनी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विल बी लेड बाय